नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत चीन सीमा की स्थिति पर चर्चा के लिए आज शाम सर्वदलीय बैठक बुलाई। भारत ने चीन से वास्तविक नियंत्रण रेखा के अपनी ओर ही गतिविधियां सीमित करने को कहा। तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई और उसके आसपास के इलाकों में आज से पूर्णबंदी लागू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड महामारी से निपटने में योग कई तरह से सहायक है। केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन बढ़ाने के लिए 116 जिलों में कल से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेगी और 8 राज्यों से 19 राज्यसभा सीटों के लिए आज चुनाव होगा। समाचार प्रभात में अपने सहयोगी नवीन सक्सेना के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत चीन सीमा की स्थिति पर चर्चा के लिए आज शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि इस वर्चुअल बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख भाग लेंगे। हाल ही में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़पों के संदर्भ में ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। सर्वदलीय बैठक के लिए प्रधानमंत्री का आह्वान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह चीन के साथ सीमा संघर्ष पर एक राजनीतिक सहमति की ओर ले जा सकता है। गलवान घाटी में सोमवार रात को हुई झड़प में चीन के 40 से अधिक सैनिकों के हताहत होने की खबर है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन की सेना को इस झड़प में काफी नुकसान हुआ है। भारतीय सेना ने कहा है कि दोनों देशों के बीच पिछले 5 दशकों में हुई सबसे बड़ी झड़प में एक कर्नल समेत 20 सैनिक शहीद हो गए। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख में चीन द्वारा यथास्थिति को बदलने की कोशिश भारत और चीन की सेनाओं के बीच झड़प की वजह बनी। मंत्रालय ने कहा कि यदि चीन ने उच्च स्तर पर हुए समझौते को अक्षरशः पालन किया होता तो इस झड़प से बचा जा सकता था। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और चीन पूर्वी लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थिति का सैन्य और राजनयिक माध्यमों से समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। इस महीने की 6 तारीख को चुशुल मोल्दो क्षेत्र में दोनों देशों के कोर कमांडरों की बैठक हुई थी, जिसमें वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर तनाव दूर करने और वहां से सैनिकों को हटने के बारे में समझौता हुआ था। इस समझौते को लागू करने के बारे में पिछले सप्ताह नियमित रूप से ग्राउंड कमांडरों की बैठकें हुई। मीडिया को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि ये मुद्दा सुचारू रूप से हल हो जाएगा। दूसरी ओर चीनी पक्ष गलवान घाटी में LAC का सम्मान करने पर हुई सहमति से पीछे हट रहा है। उन्होंने कहा कि चीन की इस पूर्व नियोजित कार्रवाई से सीमा क्षेत्र में हिंसा हुई, जिसमें दोनों पक्षों को नुकसान पहुंचा। प्रवक्ता ने कहा कि भारत की सभी गतिविधियां वास्तविक नियंत्रण रेखा की भारतीय भूमि पर ही होती हैं और वो सीमा प्रबंधन का पूरी जिम्मेदारी से पालन करता है। उन्होंने कहा कि भारत को उम्मीद है कि चीन भी अपनी गतिविधियों को वास्तविक नियंत्रण रेखा से अपनी भूमि तक ही सीमित रखेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बुधवार को चीन के विदेश मंत्री से टेलीफोन पर बात की और बताया कि चीनी पक्ष को अपनी कार्रवाइयों की समीक्षा करनी चाहिए और स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। विदेश मंत्री ने कहा कि चीनी पक्ष को वास्तविक नियंत्रण रेखा का कड़ाई से पालन करना चाहिए और इसे बदलने के लिए कोई एकतरफा कदम नहीं उठाना चाहिए। 6 जून को दोनों ओर से इस बात पर सहमति बनी थी कि दोनों देश ईमानदारी से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। विदेश मंत्री ने कहा कि कोई भी पक्ष ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे स्थिति खराब हो। दोनों देश द्विपक्षीय समझौतों और नियमों के अनुसार शांति और सद्भावना सुनिश्चित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कहा है कि रविवार को 6ठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस परस्पर सुरक्षित दूरी के मानदंडों का पालन करते हुए घर पर अपने परिवार के साथ ही मनाएं। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि योग दिवस एक सार्वजनिक आयोजन होता है, लेकिन ये असाधारण समय है और इसलिए हमें इसे घर पर ही रहकर मनाना होगा। श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष के योग दिवस का विषय है घर पर योग और परिवार के साथ योग।
उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, लेकिन योग में इस बीमारी से उत्पन्न चुनौतियों के बहुआयामी समाधान हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग से प्रतिरोधक शक्ति बेहतर होती है तथा मानसिक और शारीरिक क्षमता भी बढ़ती है। उन्होंने कहा कि योग में मानसिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक चुनौतियों से निपटने की क्षमता है। योगा गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू नो योर इम्यून सिस्टम बेटर and put in the extra efforts where needed. Yoga has the potential to cater to mental, physical and psychological challenges. It puts to test how one can live in challenging times. श्री मोदी ने कहा कि कोरोना से उबरने के बाद इस बात पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होगी कि रोगों से कैसे बचा जाए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योग को लोकप्रिय बनाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि पिछले कुछ वर्षों में खासकर युवाओं में योग की लोकप्रियता बढ़ी है। 8 राज्यों में राज्यसभा की 19 सीटों के लिए आज चुनाव कराया जाएगा। आंध्र प्रदेश और गुजरात में 4-4, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 3-3, झारखंड में 2 तथा मणिपुर, मिजोरम और मेघालय में 1-1 सीटें हैं। कर्नाटक में 4 सीटों पर चुनाव होना था, लेकिन सभी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित कर लिए गए हैं। ये हैं पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, भाजपा उम्मीदवार इरन्ना कड़ाडी और अशोक गस्ती। अरुणाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नबाम रेबिया भी राज्यसभा की एकमात्र सीट के लिए निर्विरोध चुने गए हैं। सभी 19 सीटों की मतगणना आज शाम को होगी। संसद के ऊपरी सदन के लिए विधायक उम्मीदवारों का चुनाव करेंगे। निर्वाचन आयोग ने कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए मतदान के व्यापक प्रबंध किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरूआत करेंगे। प्रधानमंत्री बिहार के खगड़िया जिले के तिलहर गांव से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उपस्थित रहेंगे। इस योजना का उद्देश्य अपने राज्यों को लौटे मजदूरों और ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। 125 दिन के इस अभियान को मिशन मोड में लागू किया जाएगा। ये अभियान बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा के उन 116 जिलों में लागू किया जाएगा जहां लौटने वाले श्रमिकों की संख्या 25,000 से ज्यादा रही है। इन जिलों में 27 आकांक्षी जिले भी शामिल हैं। इस योजना के माध्यम से वापस लौटे श्रमिकों में से 2/3 को रोजगार मिलने का अनुमान है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बताया कि इस अभियान के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए के सार्वजनिक कार्य कराए जाएंगे। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरी आधारभूत ढांचे का विकास किया जाएगा। Everyone who needs the assignment, जिसको भी काम की आवश्यकता होगी उसे रोजगार दिया जाएगा और 25 अलग अलग क्षेत्रों में जो उद्देश्य प्राप्त करने हैं हम करेंगे। इन क्षेत्रों में देश के दूसरे हिस्से से लौटे श्रमिकों को लगाया जाएगा। जो धनराशि इसके लिए जारी की गई है, बजट राशि और आवश्यक जो भी चाहिए, सबको मिलाकर ये 50,000 करोड़ रुपए हो गई है। total that it's about 50,000 crores. अभियान के वर्चुअल उद्घाटन के अवसर पर 5 राज्यों के मुख्यमंत्री तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के मंत्री भी शामिल होंगे। इस अभियान को जन सेवा केंद्रों और जिलों के कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से संचालित किया जाएगा। भारतीय समर्पित मॉल गलियारा निगम DFCCIL ने चीन की कंपनी बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड कम्युनिकेशन ग्रुप लिमिटेड के साथ किया गया अनुबंध रद्द करने के निर्णय का फैसला लिया है। DFCCIL के बयान में कहा गया है कि अनुबंध कंपनी के खराब प्रदर्शन के कारण रद्द किया जा रहा है। चीन की इस कंपनी को 2016 में कानपुर दीनदयाल उपाध्याय सेक्शन के बीच 400 किलोमीटर लंबी रेल लाइन पर सिग्नल और दूरसंचार से जुड़े कार्यों का ठेका दिया गया था। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री का 41 कोयला खदानों की वाणिज्यिक खनन के लिए नीलामी की प्रक्रिया शुरू किया जाना आत्मनिर्भर भारत बनाने की सोच के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक निर्णय से भारत प्रतिस्पर्धा और कोयला उत्पादन बढ़ाकर ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा।
श्री शाह ने ट्वीट कर बताया कि इस फैसले से खाद्यान्न आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और ये मोदी सरकार की समृद्ध, भ्रष्टाचार मुक्त और आत्मनिर्भर भारत बनाने की प्रतिबद्धता का परिचायक है। उन्होंने कहा कि इस कदम से 2,80,000 नौकरियां पैदा होंगी, 33,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश आएगा और 20,000 करोड़ रुपए का राजस्व राज्य सरकारों को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के तिनसुकिया जिले में ऑयल इंडिया लिमिटेड के तेल कुएं में लगी आग से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की है। उन्होंने राज्य की जनता को आश्वस्त किया है कि केंद्र सरकार इस घटना से पीड़ित परिवारों को सहायता और राहत देने के लिए वचनबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में केंद्र राज्य सरकार के साथ है। उन्होंने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को निर्देश दिया कि वो इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का गहन अध्ययन करे, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। समीक्षा बैठक में ये सूचित किया गया कि तेल कुएं की आग को नियंत्रित करने के लिए देश विदेश के विशेषज्ञों का सहयोग लेने की विस्तृत योजना तैयार की गई है और उसे कार्यान्वित किया जा रहा है। ऐसा अनुमान है कि 7 जुलाई तक आग पर काबू पा लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस संक्रमण और इससे पीड़ित लोगों के प्रति नकारात्मक रवैये को दूर करने के लिए कई बार लोगों और कोरोना योद्धाओं दोनों से सक्रिय भागीदारी की अपील की है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हाल की बैठक में भी उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश भर में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर लगभग 53% है, जिससे ये विश्वास पैदा हुआ है कि इस बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। नई दिल्ली में एम्स के डॉक्टर अंजन त्रिखा ने कहा कि सोशल मीडिया पर अधिक समय बिताने और अपुष्ट खबरों के कारण लोगों में संदेह पैदा होता है, जो कभी कभी मनोविकार का रूप भी ले लेता है। उन्होंने आकाशवाणी से बातचीत में लोगों से अपील की कि वो आकाशवाणी और दूरदर्शन जैसे सूचना परक, विश्वसनीय और प्रामाणिक सूचना स्रोतों पर अधिक ध्यान दें। जब भी आपको कोई रिलायबल इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको रिलायबल न्यूज चाहिए, आपको एक न्यूज चाहिए जिसके अंदर कोई मार्केटिंग नहीं हो रहा है, तो आप दूरदर्शन देखिए टीवी पे या ऑल इंडिया रेडियो सुनिए अपने रेडियो पे। वहां से आपको एक ऐसी खबर मिलेगी, एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जिसके ऊपर कोई मार्केट इन्फ्लुएंस नहीं हो, जिसका कोई और कारण नहीं है, जिसकी कोई एक दाएं या बाएं बैंडिंग नहीं है। तो जब भी आपको न्यूज सुननी है, जब भी आपको न्यूज देखनी है, आप दूरदर्शन देखिए। डॉक्टर त्रिखा ने कहा कि जीवन और आजीविका दोनों को ध्यान में रखते हुए देश में आर्थिक कार्यों की धीरे धीरे अनुमति दी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को इस महामारी से संघर्ष का मनोबल बनाए रखना होगा और परस्पर सुरक्षित दूरी बनाए रखने, हाथों की सफाई और मास्क पहनने के मानदंडों का पालन करना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि संगठन को उम्मीद है कि कोविड-19 का वैक्सीन इस वर्ष के अंत तक उपलब्ध हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस समय लगभग 10 देशों में मानव परीक्षण पहले चरण में है और उनमें से 3 देश परीक्षण के तीसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे वैक्सीन से उपचार के प्रभाव का पता लगेगा। उन्होंने कहा कि संभवतः इस वर्ष के अंत तक इस परीक्षण में 1 या 2 देश सफल हो सकते हैं। सुश्री स्वामीनाथन ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को उम्मीद है कि अगले वर्ष के अंत तक कोविड-19 की करीब 2 अरब खुराक तैयार हो जाएंगी और इसे प्राथमिकता वाले देशों के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अपने साथ अपनों का ध्यान रखो, बड़े बुजुर्गों का तुम ध्यान रखो, तो बात करो, कुछ मदद करो, कोरोना के चलते याद रखो, घर से निकलो तो मास्क पहनना, मास्क के पीछे मुस्कुराना, सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, अपने साथ अपनों का ध्यान। हथेलियों पे तंबाकू मसाला रगड़कर स्वाद चखने के लिए मुंह तक जरूर लाएंगे। सिगरेट और बीड़ी भी जलाकर होठों से जरूर लगाएंगे और फिर कैंसर, कोरोना, टीबी और हृदय रोग जैसी बीमारियों के चपेट में आएंगे। सर, तंबाकू सेवन जानलेवा है और आपकी और आपके परिवार की खुशियों के लिए हानिकारक भी। तो आज ही एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए शपथ लीजिए। सिगरेट, बीड़ी या किसी भी प्रकार के तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे और जीवन को सुरक्षित रखेंगे।
समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत चीन सीमा की स्थिति पर चर्चा के लिए आज शाम सर्वदलीय बैठक बुलाई। भारत ने चीन से वास्तविक नियंत्रण रेखा के अपनी ओर ही गतिविधियां सीमित करने को कहा। तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई और उसके आसपास के इलाकों में आज से पूर्णबंदी लागू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड महामारी से निपटने में योग कई तरह से सहायक है। केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन बढ़ाने के लिए 116 जिलों में कल से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेगी और 8 राज्यों से 19 राज्यसभा सीटों के लिए आज चुनाव होगा। चेन्नई और आसपास के उपनगरों में पूर्णबंदी कल आधी रात से लागू हो गई है। तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि लॉकडाउन इस महीने के अंत तक लागू रहेगा। इस बीच राज्य में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 52,334 हो गई है। कल 2,141 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। इनमें 1,373 लोग चेन्नई से हैं। राज्य में एक ही दिन में कल 26,736 लोगों की जांच की गई। इस बीच 1,017 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। कल कोरोना से 49 लोगों की मौत हो गई। राज्य में मृतकों की संख्या अब 625 हो गई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन में कहा गया है कि 23,065 मरीजों का इलाज चल रहा है। एक रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 के बढ़ते नए मामलों के मद्देनजर चेन्नई और इसके आसपास के इलाकों में पूर्णबंदी कर दी गई है। अगले 12 दिनों तक दुकानें दोपहर बाद 2 बजे तक खुलेंगी। मेडिकल और आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। चेन्नई, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम और तिरुवल्लुर जिलों में स्वास्थ्य, राजस्व और पुलिस अधिकारियों ने पूर्णबंदी को लागू करवाने के लिए विस्तृत कार्रवाई योजना तैयार की है। सार्वजनिक बस सेवा पहले से ही बंद है। हालांकि इस क्षेत्र में हवाई उड़ानें और लंबी दूरी की रेल यात्राएं पहले से निर्धारित होने के कारण चालू रखी गई हैं। एटीएम मशीनें सामान्य रूप से काम करेंगी, जबकि बैंक महीने में केवल 2 दिन खुलेंगे। राज्य के दूसरे हिस्सों में अनलॉक का पहला चरण लागू रहेगा। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से गौरव राघव। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ये लगभग 53% हो गई है। अब तक करीब 1,94,324 मरीज ठीक हो चुके हैं। लगभग 1,60,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 1,65,000 से ज्यादा कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक 62 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। जांच कार्य में तेजी लाने के लिए सरकारी प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाकर 699, जबकि निजी प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़कर 254 कर दी गई है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कल कोविड के नमूनों की जांच के लिए देश की पहली मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। ऐसी प्रयोगशालाओं की मदद से देश के दूर दराज के क्षेत्रों में भी कोविड-19 के नमूनों की जांच की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इस प्रयोगशाला में प्रतिदिन 25 आरटीपीसीआर और 300 एलिसा जांच की जा सकती है। इन प्रयोगशालाओं में टीबी और एचआईवी की जांच सुविधा भी केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना की दरों पर उपलब्ध होगी। इस प्रयोगशाला का संचालन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से किया जा रहा है। बिहार में कोरोना वायरस से कल 5 और लोगों की मृत्यु हो गई। इसके साथ ही इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 44 हो गई है। किसी एक दिन में कोविड-19 से मरने वालों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। राज्य में कल 100 और लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जिससे संक्रमित लोगों की कुल संख्या 7,040 हो गई है। 4,961 रोगियों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि 2,034 लोगों का उपचार चल रहा है। 4,745 प्रवासी मजदूर भी कोरोना संक्रमित पाए गए। मध्य प्रदेश में कोविड महामारी की स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है। लॉकडाउन की समाप्ति के बाद पहले चरण में पिछले 19 दिनों से राज्य में कोरोना संक्रमित सक्रिय मामलों की संख्या 3,000 से भी कम है। राज्य के 6 जिले कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं और 24 जिलों में 10 से भी कम सक्रिय मामले हैं।
मध्य प्रदेश में कोविड-19 के सक्रिय मामले घटकर 2308 रह गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 142 नए मामले सामने आए हैं, लेकिन इसी दौरान 244 मरीज ठीक होकर अपने घर चले गए हैं। राज्य में रिकवरी दर बढ़कर 75.5% हो गई है, जबकि देश में रिकवरी दर अभी 53% है। अब तक 8,632 कोरोना मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। इसके अलावा राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों के दोगुने होने की दर 43.2 दिन हो गई है, जबकि कोरोना संक्रमण की दर भी घटकर 1.62% पर आ गई है। इंदौर में 57 और भोपाल में 50 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में सबसे ज्यादा प्रभावित जिले इंदौर में संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 4,191 हो गई है, जबकि राज्य की राजधानी भोपाल में भी अब तक 2,382 कोविड-19 मरीज सामने आए हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। महाराष्ट्र में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने और मौजूदा सुविधाएं पर्याप्त नहीं होने के कारण अस्पतालों में ऑक्सीजन की बढ़ती मांग के बीच वृहन मुंबई नगर निगम 20 स्थानों पर बड़ी मात्रा में तरल ऑक्सीजन टैंक लगाने का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। इन स्थानों में नगर निगम से संचालित केईएम, नायर और सायन के अस्पताल शामिल हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर रखने के लिए प्लेटफॉर्म बना दिए गए हैं और अगले हफ्ते तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। मुंबई में कोविड-19 के मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण बीएमसी के अस्पतालों में ऑक्सीजन की मांग 5 गुना बढ़ गई है। इसके चलते कई अस्पताल पाइप द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले ऑक्सीजन की किल्लत की शिकायत कर रहे हैं। कम ऑक्सीजन के कारण कुछ मरीजों का स्वास्थ्य और खराब होने के मामले सामने आए हैं। इसी को देखते हुए बीएमसी ने अपने अस्पतालों में 13 किलोलीटर के 13 और 6 किलोलीटर के 4 टैंक लगाने का फैसला किया और ये काम लगभग पूरा हो गया है। साथ ही बीएमसी के बीकेसी, एनएससीआई, वर्ली, नेस्को गोरेगांव, दहिसर और मुलुंड के जम्बो कोविड सेंटर में भी ऐसे टैंक बिठाए जा रहे हैं और यहां पर बेड्स की संख्या बढ़ाने की कोशिश हो रही है। स्वीटी जैन के साथ मैं शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। कोविड महामारी की परिस्थिति में किसानों की आय सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार किसानों को अन्य राज्यों में अपनी सब्जियों की पैदावार बेचने के लिए बाजार उपलब्ध करा रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य का कृषि विभाग इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और किसानों की उपज अन्य राज्यों में पहुंचाने के लिए परिवहन व्यवस्था कर रहा है। प्रदेश में लॉकडाउन लगा जाने के बाद किसानों द्वारा प्रदेश में तैयार की गई 6 लाख क्विंटल से ज्यादा हरे मटर, गोभी और अन्य विभिन्न प्रकार की ऑफ सीजन सब्जियों को प्रदेश के बाहर पड़ोसी राज्यों में भेजा गया। इन सब्जियों को बाहरी राज्यों तक पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार के कृषि विभाग के अधिकारियों ने पड़ोसी राज्यों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा और किसानों की सब्जियों को पड़ोसी राज्यों में पहुंचाने और मार्केट उपलब्ध करवाने में हर संभव सहयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप कृषकों को उनके उत्पाद के अच्छे दाम मिल सके। किसान रथ मोबाइल के माध्यम से किसानों व व्यापारियों को लगभग 5 लाख ट्रकों व 20,000 ट्रैक्टरों की जानकारी भी उपलब्ध करवाई गई, ताकि इस ऐप का उपयोग कर किसान व व्यापारी अपनी कृषि उपज व अन्य विभिन्न प्रकार की सब्जी उत्पादों को राज्य के अंदर व राज्य के बाहर की विभिन्न मंडियों तक आसानी से पहुंचा सके। वहीं राज्य में कृषि मार्केट यार्डों व कृषि उत्पाद कलेक्शन सेंटरों के लगातार क्रियाशील रहने से प्रदेश में फल व सब्जियों की कोई कमी नहीं रही और किसानों को इस वैश्विक संकट के दौरान होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाने में भी मदद मिली। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। तेलंगाना में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 6,027 हो गई है। कल राज्य में 352 पॉजिटिव मामले सामने आए। इनमें से 302 रोगी हैदराबाद और इसकी नगरपालिका में आने वाले इलाकों से हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लद्दाख के गलवान घाटी में चीन के सैनिकों के साथ हिंसक संघर्ष में देश के लिए बलिदान होने वाले राज्य के 5 शहीद परिवारों को 36 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट। राज्य के 5 शहीदों के प्रत्येक परिवार को 36 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस राशि में 25-25 लाख मुख्यमंत्री राहत कोष से, जबकि 11-11 लाख राज्य सरकार की ओर से दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रत्येक शहीद के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दिए जाने की घोषणा की है। लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में बिहार के 5 जवान शहीद हो गए। ये बिहार रेजिमेंट सेंटर के जवान थे। इस बीच बिहार के 4 और झारखंड के 1 शहीद का पार्थिव शरीर कल शाम पटना पहुंचा। वैशाली, समस्तीपुर और भोजपुर के जवानों का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव भेजा गया, जबकि सहरसा और झारखंड के साहेबगंज के शहीदों का पार्थिव शरीर सड़क मार्ग से उनके घर ले जाया गया। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में कई माओवादियों के कोरोना संक्रमित होने की खबर है। पुलिस ने बताया है कि माओवादी कोरोना संक्रमितों को संगठन से निष्कासित कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के बीजापुर जिले से पुलिस ने हाल ही में एक महिला माओवादी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि यह माओवादी करीब 10 सालों से माओवादी संगठन से जुड़ी हुई थी। पूछताछ में इसने बताया कि हाल ही में सर्दी खांसी और बुखार की शिकायत के बाद माओवादियों ने उसे संगठन से निकाल दिया है। पुलिस ने इस महिला माओवादी को हिरासत में लेकर अस्पताल में उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराया है और फिलहाल उसे क्वारंटाइन में रखा गया है। इस महिला माओवादी ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि अनेक माओवादियों में कोरोना संक्रमण के लक्षण मिल रहे हैं और ऐसे माओवादियों को संगठन से अलग किया जा रहा है। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि कोरोना के भय से माओवादी संगठन से निकाले गए लोग यदि वापस गांव आते हैं तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी जाए ताकि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए ऐसे लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा सके। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 01123314444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। ये कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर नंद कुमार ने लोगों से कहा है कि वो घर से बाहर निकलते समय विभिन्न स्वास्थ्य संगठनों द्वारा बताई गई सभी सावधानियों का पालन करें। यदि आपको लगता है कि आपको थोड़ा बाहर जाना है तो उसके लिए भी सावधानी बरतें आप। जैसे WHO ने कहा, जो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, जो स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, वो भी कह रही हैं कि आप फेस मास्क का उपयोग करें। आप अपना हाथ जब भी आप कुछ बाहरी चीज को छुएं तो उसको साबुन से धोएं या सैनिटाइजर से साफ करें। जब भी किसी को खांसी होती है उससे दूरी बना कर रखें। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम 44 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा और गरज के साथ बिजली कड़कने की भी संभावना है। मुंबई में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और बारिश होने का अनुमान है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान 27 और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। चेन्नई में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और वर्षा या बूंदाबांदी भी हो सकती है। तापमान 29 डिग्री से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा लेकिन दोपहर या शाम को आंशिक रूप से बादल घिर सकते हैं। श्रीनगर में तापमान 14 और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गिलगित में तापमान 15 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा लेकिन दोपहर या शाम तक वर्षा या गरज के साथ आंधी चल सकती है। मुजफ्फराबाद में भी आसमान साफ रहेगा लेकिन दोपहर या शाम तक आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। खुजली झटपट दूर करे, वो है जालिम लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। और नवीन, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या खास है। विमलेंदु गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच झड़प में शहीद सैनिकों के अंतिम संस्कार को अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अग्रिम मोर्चों पर सेना ने बढ़ाई तैनाती, चीन की किसी भी चालबाजी का जवाब देने को कसी कमर। सेना ने कहा, लापता नहीं है कोई जवान, अपनी सीमा में रहे चीन। जनसत्ता का कहना है कि भारत ने गलवान घाटी पर चीन का दावा किया खारिज। तीसरे दिन भी मेजर जनरल स्तर की वार्ता। हिंदुस्तान का कहना है, चीन को आर्थिक चोट की तैयारी। गलवान घाटी में हिमाकत का जवाब देने के साथ अन्य तरीकों से भी नकेल कसना शुरू। कोयला खंडों के वाणिज्यिक खनन के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को दैनिक ट्रिब्यून ने शीर्षक दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत चीन सीमा की स्थिति पर चर्चा के लिए आज शाम सर्वदलीय बैठक बुलाई। भारत ने चीन से वास्तविक नियंत्रण रेखा के अपनी ओर ही गतिविधियां सीमित करने को कहा। तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई और उसके आसपास के इलाकों में आज से पूर्णबंदी लागू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड महामारी से निपटने में योग कई तरह से सहायक है।
केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन बढ़ाने के लिए 116 जिलों में कल से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेगी और 8 राज्यों से 19 राज्यसभा सीटों के लिए आज चुनाव होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।